हेलो दोस्तों, मैं बायोलॉजी में आज बात करेंगे श्वसन तंत्र, जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है, उन्हें सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही हमारे द्वारा खाए गए भोजन का ऑक्सीडोसिन करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो हम लोग बिना ऑक्सीजन के रह नहीं सकते हैं, और हमारा जो श्वसन तंत्र है वो ऑक्सीजन पर ही निर्भर करता है। तो भोजन के जटिल अणुओं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को, ये पाचन तंत्र है, आपको दिख रहा है। तो और ये पाचन तंत्र क्या करता है, जो भोजन के जटिल अणु होते हैं उन्हें सरल अणुओं में तोड़ता है, जिससे क्या मिलती है मुझे, एनर्जी। और एनर्जी क्या करती है, ये सेल कोशिकाओं में जाती है। जो जिसे एनर्जी चाहिए तो वो सेल कोशिकाओं में चली जाती है, जिससे हम लोग मतलब चल फिर सकते हैं और बोल सकते हैं। अब बात करते हैं, तो ये C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, प्लस 6O2। ऑक्सीजन से जब में ग्लूकोज की क्रिया कराते हैं तो 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकल जाता है, और प्लस ऊर्जा ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये ऊर्जा मिलती है। तो ऐसे मुझे ऊर्जा मिलती है ऑक्सीजन से। तो पाचन तंत्र, कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्या होता है, ग्लूकोज। तो ये होता है ग्लूकोज। तो और जो श्वसन तंत्र है वो भी ऑक्सीजन से ऊर्जा करके ऊर्जा देता है मुझे। इस प्रोसेस में O2 का ब्लड में मिलना तथा CO2 का बॉडी से बाहर निकलना शामिल होता है। ब्लड के द्वारा ही O2 प्रत्येक सेल तक पहुंच पाता है। तो हमारा जो ब्लड होता है उसके द्वारा ही ऑक्सीजन पूरे शरीर में मिल जाती है। हमें आपको बताएंगे कैसे ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो सबसे पहले मेरे अंदर नाक की बात करते हैं, जिसे हम नाजल पैसेज बोलते हैं, जिसे नास का मार्ग बोलते हैं। तो यहाँ से मेरे अंदर वायु जाती है, और ये फिर कहाँ जाती है, ओरल कैविटी मतलब मुख गुहा। नाक से भी वायु जाती है और मुख गुहा मतलब मुंह से भी जाती है। फिर ये कहाँ जाती है, ये फेरिनिक्स, फेरिनिक्स को हम बोलते हैं ग्रेसनी। ये जो आपको नीचे दिख रही है ग्रेसनी है। तो यहाँ पर वायु जाती है। तो ग्रेसनी से जाके फिर ये एपिग्लॉटिक्स में जाती है। एपिग्लॉटिक्स होती है, ये एपिग्लॉटिक्स है। यही क्या होता है, मेरे शरीर के जो एपिग्लॉटिक्स थोड़ा ऊपर होता है। एपिग्लॉटिक्स, हाँ, एपिग्लॉटिक्स थोड़ा यहाँ पर होता है। और ये क्या करता है मेरे शरीर में, जैसे हम ये थोड़ा ढक्कन का काम करता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाने वक्त अगर हमारा खाना फेफड़े में चला जाएगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। अगर जब मैं खाना खाते हैं तो अचानक मुझे क्या होता है, एकदम खांसी आती है, जिससे वो खाना फेफड़े मतलब फेफड़े में जाने के रास्ता ना पहुंचे, और एपिग्लॉटिक्स बंद हो जाती है, इससे हमारा खाना वहाँ नहीं पहुंचता है। तो खाना सीधा आहार नली में चला जाता है। तो इसे हम एपिग्लॉटिक्स बोलते हैं। उसके नीचे होती है लैरिंक्स, जिसे हम स्वर यंत्र बोलते हैं। तो ये वाली है लैरिंक्स, जिसे हम स्वर यंत्र बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि ये हमारे स्वर को मतलब आवाज को मतलब मधुर बनाती है या पैदा करती है। तो इसे हम स्वर यंत्र बोलते हैं। उसकी बाद बात आती है ट्रकिया। तो ट्रकिया क्या है, ये आपको ये दिख रहा है, ये वाली है ट्रकिया। तो ये ट्रकिया होती है जो हमारे श्वसन मतलब जो हवा आती है इससे आती है ट्रकिया से, और ट्रकिया दो भागों में बट जाती है। एक भाग इधर फेफड़ा में और एक भाग इधर फेफड़ा में। और ये आपको ये जो रेखाएं दिख रही हैं छोटी छोटी, इनको बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई होती है, और यही हमारी जो हवा ऊपर से आती है उसको पूरे फेफड़े में मतलब भेज देती हैं, और ये ब्लड में भी यहीं से भेजती हैं। उसके बाद बात करते हैं ब्रोंकिल्स। ब्रोंकिल्स क्या होती हैं, ये जो बहुत छोटी छोटी होती हैं ब्रोंकिल्स बोलते हैं, और ब्रोंकाई थोड़ी बड़ी होती हैं। फिर बोलते हैं कूपिका, जिसे हम एल्वियोली बोलते हैं। तो जो इनके जो ये धागे नुमा जो संरचना है, इनके आगे के छोर होते हैं उन्हें हम कूपिका बोलते हैं। फिर बात आ गई लंग्स, ये फेफड़े होते हैं। और फिर फेफड़े के नीचे होता है डायफ्राम। तो डायफ्राम का क्या काम होता है, जैसे ही हमारे फेफड़े ऊपर को उठते हैं, जैसे हमारे फेफड़े ऊपर उठते हैं वैसे हमारे अंदर वायु जाती है, और जैसे ही हमारे फेफड़े नीचे बैठते हैं वैसे वायु हमारे अंदर से बाहर निकल जाती है। तो ये डायफ्राम का इतना काम होता है कि वायु को अंदर खींचना और वायु को बाहर खींचना। तो इसमें ये डायफ्राम का कार्य होता है। तो हम एक एक के बारे में बताएंगे। सबसे पहले नासिका मार्ग। तो नासिका मार्ग, इसका मुख्य कार्य सूंघने से संबंधित है। इसके भीतर छोटे छोटे बाल होते हैं जो धूल कणों को रोक लेते हैं।
नासल पैसेज में म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं जो 1/2 लीटर प्रतिदिन निकलता है म्यूकस। ये धूलकण जीवाणु अन्य सूक्ष्म जीवों को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती हैं। ये शरीर में प्रवेश करने वाली वायु का नब एवं शरीर के ताप को बराबर मानते हैं। इसका सीधा मतलब है कि हमारे नाक के अंदर बाल होते हैं जो क्या करते हैं, ये जीवाणु या धूल के कण या गंदी मिट्टी है उनको अंदर मेरे पेट के अंदर फेफड़ों में जाने से रोकते हैं, जिससे हमारे अंदर बीमारियां ना पहुंच सके। दूसरे नंबर पे ग्रसनी। तो ग्रसनी का कार्य होता है, ये फेरिनिक्स होती है, जो आपको ये मैंने दिखाई थी, ये वाली ग्रसनी है। तो फेरिनिक्स इसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम का भी भाग होता है। ग्रसनी को मतलब जो हम आहार खाते हैं तो आहार भी इसी से जाता है और हवा भी इसी से जाती है। से थर्ड नंबर पर आता है लैरिंक्स, जिसे बोलते हैं स्वर यंत्र। लैरिंक्स श्वसन मार्ग का वह भाग है जो फेरिंक्स, ग्रसनी तथा ट्रकिया को जोड़ता है। ये लैरिंक्स है, ये इस वाले भाग को और इस वाले भाग को, ये दोनों को क्या करता है, जोड़ता है। तो जोड़ता है, जो लैरिंक्स का मुख्य भाग है, मुख्य काम होता है वो साउंड प्रोड्यूस करना होता है, मतलब आवाज को उत्पन्न करना होता है। लैरिंक्स के प्रवेश द्वार पर एक ढक्कन के समान वाल्व होते हैं जिसे एपिग्लॉटिक्स कहते हैं। जब कभी कुछ निकलना होता है तो यह एपिग्लॉटिक्स ट्रकिया द्वारा को बंद कर देता है, जिससे फूड ट्रकिया में प्रवेश नहीं कर पाता है। तो मैंने अभी बताया था कि जब मैं खाना खाते हैं तो एपिग्लॉटिक्स से ढक्कन लग जाता है, जिससे हमारा खाना मतलब मेरे फेफड़े में नहीं जाता है। अब स्वरयंत्र की बात करें तो पुरुष में लैंगिक लक्षणों के विकास के साथ धुन यंत्र के चारों ओर एक विशेष रचना का निर्माण होता है, जिसे हम एडम एप्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडम। ये वाला जो आपको दिख रहा है आगे निकला हुआ है, इसे हम एडम एप्पल बोलते हैं। इसके कारण स्वर यंत्र का आकार बड़ा हो जाता है, जिसके कारण पुरुषों की आवाज निम्न तारत मतलब डॉ पिच अर्थात मोटी हो जाती है, और महिलाओं में इस रचना का विकास नहीं होता है, जिसकी वजह से स्वर यंत्र का आकार छोटा होता है। इसकी उच्च तारकत्व मतलब हाई पिच वाली आवाज उत्पन्न होती है, जो कि सुनने में पतली एवं मधुर सुनाई देती है। तो जो महिलाओं की आवाज होती है वो पतली होती है, और जो पुरुष की आवाज होती है मोटी होती है। इसका मतलब होता है कि एडम एप्पल पुरुष में बाहर निकला हुआ होता है और महिलाओं में नहीं निकला हुआ होता है। तो मेन वोकल कार्ड तो 20 mm का किसमें होता है? पुरुष में होता है। तो वुमेन में कितना होता है? 15 mm का होता है। आगे हम बात करें ट्रकिया। तो ट्रकिया ट्रकिया द्वारा वायु फेफड़े के अंदर तक जाती है। ट्रकिया आगे जाकर दो शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। तो ट्रकिया के ऊपर 1620 सी शेप के बने कार्टिलेज के रिंग होते हैं, जिसका काम ट्रकिया को सिकुड़ने चिपकने से बचाने का काम होता है। तो ये वाला आपको दिख रहा है, ये भाग होता है ट्रकिया। तो ट्रकिया में ये छल्ले होते हैं। तो छल्ले का काम होता है कि मतलब सिकुड़ना और चिपकाना होता है दोनों, यही और यही आवाज को उत्पन्न करती है ट्रकिया ही। अब बात करते हैं फेफड़े के लंग्स के बारे में। तो मानव का मुख्य श्वसन अंग है, जी आपको दिख रही है फेफड़े हैं दोनों। तो इसकी संख्या दो होती है। दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। तो ये फेफड़ा छोटा है और ये फेफड़ा बड़ा होता है। ये छोटा क्यों होता है? क्योंकि थोड़ा बाएं साइड को क्या हमारा हृदय भी होता है, जिसे हार्ट बोलते हैं। तो उसका भी आकार थोड़ा बाएं की तरफ होता है। वैसे तो बीच में होता है, मगर बाएं की तरफ होने के कारण ये फेफड़ा छोटा हो जाता है। तो दाएं फेफड़े में 3 पालियां लफ्स होती हैं और बाएं में 2 पालियां होती हैं। ब्रोंकाई आगे चलकर कई शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसे हम ब्रोंकस कहते हैं। तो ये ब्रोंकाई आती है और ये आगे चल के कई शाखाओं में बट जाती है, जिसे क्या कहते हैं हम? ब्रोंकोई ब्रोंकुलस कहते हैं। आगे हम बात करते हैं कुपिका। तो ब्रोंकुलस के सिरे पर अंगूर जैसी गोल संरचना पाई जाती है, जिसे हम कूपका कहते हैं। तो जो गोल संरचना ये वाले होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? हम कूपका कहते हैं, याद रखना। इनको हम कूपका कहते हैं। तो कूपका पर रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा होता है। तो जो ये वाली जो कोशिका है, इसका जाल बिछा हुआ है, जहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है। यहाँ से ऑक्सीजन रक्त में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। तो ये काम होता है कूपका का। डायफ्रेम। तो डायफ्रेम फेफड़ों को आधार प्रदान करती है। डायफ्रेम के ऊपर नीचे होने के कारण ही वायु फेफड़ों के अंदर और बाहर जाती है।
तो ये वाला जो नीचे हिस्सा दिख रहा है आपको, ये डायफ्राम होता है। तो डायफ्राम क्या करता है, तो डायफ्राम ऊपर वायु फेफड़ों से बाहर जाएगी। अगर डायफ्राम ऊपर चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, तो वायु बाहर चली जाएगी। और डायफ्राम जब नीचे जाता है तो वायु फेफड़ों के अंदर आती। जब डायफ्राम नीचे आएगा ऐसे करके, तो वायु अंदर आएगी। ये इसका डायफ्राम का कार्य होता है। अब श्वसन प्रक्रिया, तो बाह्य श्वसन और गैसों के शरीर में परिवहन, और आंतरिक श्वसन जो कोशिकीय श्वसन, श्वसन तीन प्रकार से होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बाह्य श्वसन की। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म या एनवायरनमेंट के बीच जो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होता है, उसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, मतलब बाह्य श्वसन कहते हैं। तो ये आपको जो दिख रहे हैं, ये फेफड़े के डायग्राम है, लंग्स, और ये ब्रीथिंग आउट है, ये ब्रीथिंग इन है। जब ब्रीथिंग इन है तो ऐसे आकार होता है, और ब्रीथिंग आउट तो ऐसा आकार हो जाता है। तो भाषण में क्या होता है, भाषण में एयर हवा का शरीर में आना। तो नाइट्रोजन कितनी आती है, 78 0.9%। ऑक्सीजन कितनी आती है, 21% आती है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी आती है, 0.03%, जब मैं बाहर से हवा लेते हैं। और जब मैं छोड़ते हैं तब क्या होता है, तो एयर हवा, हवा को शरीर से बाहर जाने पर नाइट्रोजन 78 0.9, मतलब नाइट्रोजन जितनी लेते हैं बाहर उतनी चली जाती है। मगर ऑक्सीजन कितनी जाती है, 17% जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी जाती है, 4% जाती है। तो सांस द्वारा लगभग 400 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता रहता है। आप लोग सोच रहे हो जब मैं सांस छोड़ते हुए पानी नहीं निकलता है, तो मेरे शरीर से पानी भी बाहर निकलता रहता है। हम्म। अब गैसों का शरीर में परिवहन, तो ऑक्सीजन का फेफड़ों से शरीर के सभी सेल तक पहुंचना तक, कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों तक पुनः वापस आने के प्रोसेस को गैसों का शरीर में परिवहन कहते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। तो जो ऑक्सीजन है और ये हीमोग्लोबिन है, जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में। तो आपको ये सामने दिख रहे हैं। तो जैसे ही मेरे अंदर ऑक्सीजन आती है और ये ब्लड जा रहा है, तो ये ब्लड जा रहा है, तो एक तरफ से मतलब रेड ब्लड सेल्स काम कर रही हैं अपना। तो जैसे ही ऑक्सीजन आएगी तो ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाती है। तो जब ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाती है तो मेरा जो रक्त होता है वो शुद्ध हो जाता है। और फिर इधर जाके वो रक्त कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता रहता है। ये बस इतना काम होता है इसका। हमें बात करते हैं आगे गैसों के परिवहन। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कोशिका से फेफड़ों तक तीन प्रकार से होता है। हीमोग्लोबिन के द्वारा 10 से 20%, और प्लाज्मा के द्वारा 7%, और बाइकार्बोनेट के द्वारा 70% होता है। आंतरिक श्वसन क्या होता है, आंतरिक श्वसन कोशिकीय श्वसन, भोजन फूड के डाइजेशन के बाद में हमें ग्लूकोज मिलता है, जो ब्लड के सहायता से कोशिका तक पहुंच जाता है। इस ग्लूकोज को सेल में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीडेशन किया जाता है, जिसके बाद में CO2, H2O तथा एनर्जी मिलती है। इस प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो सेलुलर दो प्रकार से होता है, अनॉक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन। अनॉक्सी का मतलब होता है इसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती है। ऑक्सीजन ऑक्सी श्वसन का मतलब होता है इसमें ऑक्सीजन होती है। तो अब इनमें अंतर की बात कर रहे हैं हम। तो ऑक्सीजन, जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे हम ऑक्सीश्वसन कहते हैं। और जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनऑक्सीश्वसन कहते हैं। तो इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा देते हैं। 36 + 2 ATP ऊर्जा देते हैं। इसमें ग्लूकोज लैक्टिक एसिड देता है, और CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा 2 ATP देता है। ऑक्सीश्वसन कोश का द्रव साइटोप्लाज्मा और माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है। तो याद रखना, ऑक्सीश्वसन कोश का द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है। इसमें उदाहरण है एनिमल, ह्यूमन, बर्ड्स, मतलब जितने जानवर हैं और मानव हैं और पक्षी हैं, ये क्या करते हैं, ऑक्सीश्वसन। और अनऑक्सीश्वसन कोश का द्रव मतलब साइटोप्लाज्मा में पूरी होती है। तो अनऑक्सीश्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है। उदाहरण के लिए कीट, सूक्ष्म जीव और किण्वन प्रक्रिया।
तो जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनऑक्सीकरण कहते हैं। अनऑक्सीकरण कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में पूरी होती है। C6H12O6 प्लस पायरूविक एसिड प्लस 2 ATP। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इसमें ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मस्कल में लैक्टिक एसिड बनाता है, जिससे हमारे शरीर में थकावट महसूस होती है। तो अब आगे अनऑक्सीकरण के बारे में कुछ थोड़ा। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की न, उपस्थिति होती है, और C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2 प्लस C6O2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रोसेस को साइकिल के द्वारा कंप्लीट होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र, दो चक्र होते हैं इसमें ऑक्सीजन में। तो ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज होता है जो पायरूविक एसिड प्लस 2 ATP देता है। ग्लाइकोलाइसिस सेल को साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है, और क्रेब्स सेल ये माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। याद रखना, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है, और जो ये चक्र है, क्रिब्स चक्र, ये कहाँ होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन में क्या होता है, क्रेविस चक्कर या सेल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा बने पदार्थ पायरूविक अम्ल पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज्ड होकर CO2 और वाटर में बदल जाता है। तो पायरूविक एसिड 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP और एनर्जी देता है।